वेलकम टू LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट MCQ प्रॉब्लम है जिनको NCERT बुक की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किया गया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड जीन थेरेपी से रिलेटेड जितने भी NCERT की बुक में MCQ फ्रेम हो सकते हैं उतने MCQ आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आप यहां पर मेंशन कीजिए, एनिमल्स whose DNA is manipulated to possess and express an extra जीन आर नॉन एज, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। और मैनिपुलेट करने के पीछे रीजन क्या है दोस्तों, कि उसके अंदर अपन को जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज को इंसर्ट करवाना है उन जीन की हेल्प से उन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को अपन उसमें क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी ऐसा एनिमल जिसके डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है और वो मैनिपुलेटेड हुआ जो डीएनए है वो एक्चुअली में क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा जीन है उसको एक्सप्रेस करेगा। तो इस टाइप के एनिमल को क्या बोलते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिमल्स whose DNA is manipulated to possess and express an extra gene are known as transgenic animals। फर्स्ट वाले में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव फॉरेन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, कौन से एनिमल्स है जिनमें क्या होता है, फॉरेन एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहां पर डीएनए इन ऑल ऑफ देयर सेल, मीनिंग जो उनकी जो भी सेल्स है उनमें फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोटीन इन ऑल ऑफ देयर सेल्स, उनकी सेल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फॉरेन प्रोटीन। आरएनए इन ऑल देयर सेल्स, उनकी जो भी सेल्स है उनके अंदर आरएनए फॉरेन प्रेजेंट होता है। और लास्ट वाला आरएनए इन सम ऑफ देयर सेल्स। तो यहां पर जो प्रॉब्लम नंबर 1 थी उसी में इसी का आंसर है। ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट होता है डीएनए में एवरी सेल में। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Transgenic animals are those which have foreign DNA in all of their cells। इसकी जितनी भी सेल्स है उसके अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3, 95% ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर। आपके पास जो भी आपने ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोड्यूस किया है उन ट्रांसजेनिक एनिमल में से जो 95% है वो कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है, NCERT का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोर्ड एग्जाम और नीट वगैरह के अंदर ये आ सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पर उसमें से जो 95% है वो कौन से एनिमल है जिनको ट्रांसजेनिक एनिमल के फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका माइस, मीनिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 95% माइस ऐसे एनिमल्स है जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर मूव कीजिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर कैन बी यूज्ड टू, जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स है आप इसका यूज्ड है वो किस फॉर्म में कर सकते हो, कौन सी किसकी स्टडी करने में आप इसका इजीली यूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी, मीनिंग जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजी है आप उसका स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से नॉर्मल फिजियोलॉजी को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। स्टडी द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनके थ्रू आप उनका यूज कर सकते हो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की स्टडी के लिए। ऑप्शन नंबर सी, स्टडी द वैक्सीन सेफ्टी, मीनिंग कोई भी आप वैक्सीन का फॉर्मेशन कर रही हो तो वो वाली वैक्सीन वो एनिमल्स पर सेफ है या अनसेफ है, इसकी स्टडी भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूज से इजीली कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनका यूज किया जा सकता है बायोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी करने में।
नॉर्मल फिजियोलॉजी की स्टडी करने में और वैक्सीन सेफ्टी की स्टडी करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर क्या मेंशन कर रखा है, फॉर ह्यूमन डिजीज द डिजीज आर। यहां पर इस वाली प्रॉब्लम के अंदर जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या करते, उनको क्या किया गया है, इस टाइप से उनको मेडअप किया गया है कि वो क्या करेंगे, मॉडल को सर्व करेंगे और कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिनके लिए वो मॉडल के फॉर्म में अपन उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली डिजीज देखिए, एल्जाइमर डिजीज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसकी हेल्प से एल्जाइमर जो डिजीज है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, इनके मॉडल बनाकर अपन इस वाली डिजीज की स्टडी इजीली कर सकते हैं उसमें। तो एल्जाइमर डिजीज बिल्कुल इस पर स्टडी कर सकते हैं। कैंसर, कैंसर भी करेक्ट ऑप्शन है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस वाली डिजीज की भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उनको मॉडल बनाकर उनको अपन क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज, द डिजीज आर एल्जाइमर डिजीज, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दिस। प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, मीनिंग एक डिजीज है जिसका नाम क्या है, एम्फाइसीमा। और तो इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांसजेनिक ह्यूमन प्रोटीन का ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डेवलपमेंट किया गया है, किसका ट्रीटमेंट करने के लिए, एम्फाइसीमा डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। तो वो जो प्रोटीन है, ट्रांसजेनिक ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्ट है, वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहां पर, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यही वाला करेक्ट आंसर है दोस्तों। यही वाला प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यही प्रोटीन है जिसका प्रोडक्शन ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प के द्वारा किया गया है। और इस वाली प्रोटीन की हेल्प से एम्फाइसीमा डिजीज है उसको अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोटीन है वो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते, प्रॉब्लम नंबर 7, When was the first transgenic cow Roji produced? यहां पर एक एग्जाम्पल है दोस्तों, किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल है। और ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल कौन सा है, रोजी काऊ है। और ये जो रोजी काऊ है, इसको जो ट्रांसजेनिक एनिमल का जो इसको प्रोड्यूस किया था वो कौन सी ईयर थी, ये काफी इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस, तो इसका जो करेक्ट ईयर है दोस्तों कौन सा है, 1997। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो रोजी काउ को प्रोड्यूस कब किया गया था, 1997 में। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8। स्टार्टिंग के अंदर ब्लैंक है, मतलब आपको सुटेबल ऑप्शन को यहां से सिलेक्ट करना है। Was introduced in the first transgenic cow, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी उसके अंदर किसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन नंबर 1 देखिए दोस्तों यहां पर, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, पहला वाला ऑप्शन कौन सा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन बीटा लैक्टोएल्ब्यूमिन, बीटा 1 एंटीट्रिप्सिन एंड नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक काउ है उसमें जो आपके ये 3 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। मीनिंग यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। मीनिंग जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी उसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन बीटा लैक्टोएल्ब्यूमिन और बीटा 1 एंटीट्रिप्सिन को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। वो इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ट्रांसजेनेटिक काउ, मीनिंग जो फर्स्ट ट्रांसजेनेटिक काउ थी उसके अंदर इन तीनों को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। मीनिंग ये जो तीनों यहां पर एग्जांपल मेंशन है, इन तीनों को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था फर्स्ट ट्रांसजेनेटिक काउ के अंदर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते, प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 से डील करते, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड, काफी इंपोर्टेंट है, स्टार लगाइए इस वाले क्वेश्चन के, क्योंकि ये आपकी जो आरबीएसई मॉडल पेपर में, सीबीएसई मॉडल पेपर में 100% क्वेश्चन छपेगा।
द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस। ये तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी उसका नाम क्या था, रोजी नाम था। और कौन सी ईयर में इसको प्रोड्यूस किया गया, 1997 में। अब ये पूछा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी थी वो क्या प्रोड्यूस करती है। तो एक्चुअली में दोस्तों आपको पता रखना है ये एक्चुअली में किसको प्रोड्यूस करती है, ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। और जो ह्यूमन प्रोटीन होता है इसका जो 1 लीटर में कितना ग्राम इसका अमाउंट प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ह्यूमन कैल्शियम इनरिच्ड, मीनिंग इस वाली जो रोजी काउ के मिल्क में कैल्शियम है, इसका अमाउंट है वो इनरीच नहीं होता है, मीनिंग इसका अमाउंट इंक्रीज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, मीनिंग यहां पर किसकी बात की है, प्रोटीन। बिल्कुल प्रोटीन को क्या किया था, इनरीच किया गया था रोजी काउ में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ह्यूमन कैल्शियम इनरिच्ड मिल्क, कैल्शियम को इनरिच नहीं किया गया, तो प्रोटीन को इनरिच्ड करने के लिए इसका यूज किया गया था, इसका प्रोडक्शन किया गया था। ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों में प्रोटीन को इनरिच किया गया, लेकिन इसका अमाउंट इंपॉर्टेंट, और ये अमाउंट आपको लर्न करना है। रोजी जो काउ है इसके जो मिल्क में दोस्तों प्रोटीन को इनरिच किया गया था, और जो प्रोटीन थी उसका अमाउंट कितना था, 2.4 ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहां पर अमाउंट कितना मेंशन किया है, 2.8 ग्राम पर लीटर, जो कि इनकरेक्ट है। एक्चुअल में कितना ग्राम होता है पर लीटर के अंदर ये ह्यूमन प्रोटीन जो इसको इनरीच किया गया था, 2.4 ग्राम पर लीटर। तो ये डेटा आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। रोजी काउ के मिल्क में प्रोटीन जो ह्यूमन प्रोटीन है उसको इनरिच्ड किया गया है, और इसका कितना अमाउंट होता है पर लीटर मिल्क में, 2.4 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 के अंदर देखिए, फिल इन द ब्लैंक से, स्टार्टिंग के अंदर ब्लैंक है और आपको इसको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन से इसको सिलेक्ट करना है। आर यूज्ड इन टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। जो भी ह्यूमन पर आप किसी भी वैक्सीन को यूज करने से पहले उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए कि वो ह्यूमन के लिए सेफ्टी है या अनसेफ्टी है, तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए पोलियो वैक्सीन की उसका यूज पहले किस पर किया गया था। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ट्रांसजेनिक पिग, ये इनकरेक्ट हो गया। ट्रांसजेनिक मंकी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ट्रांसजेनिक रेबिट्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो जो पोलियो वैक्सीन है दोस्तों, इसका ह्यूमन पर यूज करने से पहले इसकी जो टेस्टिंग हुई थी वो किस पर हुई थी, ट्रांसजेनिक माइस पर की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड इन द टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते, प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 के अंदर देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर ब्लैंक है, आपको यहां पर सुटेबल ऑप्शन को चूज करना है। एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक्स देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दोस्तों यहां पर ऐसे एनिमल्स के बारे में आपसे जानना चाह रहा है कि ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनके टुवर्ड्स उनकी सेंसिटिविटी क्या होती है, हाई होती है, मोर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन किसके कंपैरिजन में, नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ट्रांसजेनिक ऐसे एनिमल्स है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ही दोस्तों ऐसे एनिमल्स है जो क्या करेंगे, जो फॉरेन जीन है, फॉरेन डीएनए को कैरी करेंगे, और ये जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनकी टुवर्ड्स क्या होती है, मोर सेंसिटिव होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक्स देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स, नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। प्रॉब्लम नंबर 12 की ओर मूव करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या मेंशन कर रखा है, वाई यूजिंग कन्वेंशनल मेथड फॉर डायग्नोसिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट। दोस्तों यहां से जो आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो रही है ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से रिलेटेड है।
बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में इतनी देर अपने जो भी क्वेश्चन सोल्व किए थे एमसीक्यू, वो एक्चुअल में किसका पार्ट थे? जीन थेरेपी का पार्ट थे। लेकिन अब यहां से जो भी एमसीक्यू आएंगे प्रॉब्लम नंबर 12 से, वो किसका पार्ट है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई यूजिंग कन्वेंशनल मेथड फॉर डायग्नोसिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट। तो यहां से ऑप्शन देखिए, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। मीनिंग दोस्तों यहां पर क्या है, कोई भी डिजीज है, उस डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो कन्वेंशनल मेथड है, ये क्या होते हैं? ये रेलिवेंट नहीं होती है। तो इनके रेलिवेंट नहीं होने के पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? तो लॉजिक यही है कि ये जो कन्वेंशनल मेथड है एक्चुअली में क्या नहीं कर पाते, कोई भी डिजीज है दोस्तों उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाते। कब? अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। मीनिंग जो भी कन्वेंशनल मेथड है डिजीज को डायग्नोसिस करने के, तो उनके जो कन्वेंशनल मेथड की एक डीमेरिट पॉइंट क्या है? इनके थ्रू आप अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते हो। तो अर्ली डिटेक्शन इज नॉट ए पॉसिबल। सेकेंड वाले के अंदर आइए, इसके बाद में नॉट रिलायबल, मतलब रिलायबल तो होते, ऐसी बात नहीं है कि जो कन्वेंशनल मेथड है वो रिलायबल नहीं है, रिलायबल तो है, लेकिन अर्ली जो पार्ट है, जो अर्ली सिचुएशन है, अर्ली कंडीशन के अंदर आप यहां पर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। रिजल्ट्स आर इनकरेक्ट, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि रिजल्ट्स क्या होते हैं? करेक्ट ही होती है। नेसेसरी नहीं है कि हर बार ही रिजल्ट कन्वेंशनल मेथड का क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। तो रिजल्ट्स आर इनकरेक्ट, ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो गया। ऑल ऑफ दीज, और ऑल ऑफ दीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड है उनकी मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया, डीमेरिट क्या है कि इनके थ्रू आप अर्ली स्टेट के अंदर अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते किसी भी डिजीज का। तो अर्ली डिटेक्शन इज नॉट ए पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 12 का। नेक्स्ट वाला देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 के अंदर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। देखिए यहां पर सबसे पहले जो 12th वाला क्वेश्चन था उसके अंदर आपने कन्वेंशनल जो मेथड था डायग्नोसिस, उसको क्या किया था? इग्नोर किया था। और उसको इग्नोर करने के पीछे रीजन क्या था? ये रिलायबल भी होता है, इसके रिजल्ट करेक्ट भी होते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्शन करने में ये क्या है? कैपेबल नहीं होता। अर्ली डिटेक्शन आपकी क्या नहीं हो पाता है? पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम नंबर 13 है वो इसका ही एडवांस पार्ट है। तो प्रॉब्लम नंबर जो 13 है दोस्तों, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक, मीनिंग ऐसी कौन सी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसका यूज करके इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में ही जो पैथोजन इस वाले इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकती है। कौन सी टेक्निक है ऐसी दोस्तों? उस टेक्निक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दैट मीन्स कौन सी टेक्निक है? पीसीआर टेक्निक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी है जो किसी भी पैथोजन को उसके इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में क्या कर लेती है? उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट मीन्स कौन सी टेक्निक है? पीसीआर टेक्निक। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव कीजिए। वाई पीसीआर इज यूज। अब इसकी इंपोर्टेंस पूछ रहा है कि जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका यूज क्यों किया जाता है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, टू डिटेक्ट ह्यूमन इम्यूनोवायरस, दैट मीन्स एचआईवी, टू डिटेक्ट ह्यूमन इम्यूनोवायरस एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। मीनिंग जो भी एड्स का पेशेंट है, और एड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो जो भी कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको एड्स है जो सस्पेक्टेड है उसका डिटेक्शन किया जा सकता है, पीसीआर की तरफ बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड वाला, टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। कोई भी कैंसर का पेशेंट है जो सस्पेक्टेड है, मतलब कंफर्म नहीं है कि इसके कैंसर है, तो सस्पेक्टेड जो कैंसर पेशेंट है उसके म्यूटेशन, उसके जीन में जो होने वाला म्यूटेशन है उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। कौन सी टेक्निक के थ्रू? पीसीआर टेक्निक के थ्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। डायग्नोस मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जिनको इजीली आप क्या कर सकते हो? डायग्नोस कर सकते हो
विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ द अबव। जो भी ऊपर तीनों ऑप्शन मेंशन किए गए, तीनों के लिए पीसीआर जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो सूटेबल है। पीसीआर की हेल्प से आप सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में एचआईवी को डिटेक्ट कर सकते हो। सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट है उसके जीन में म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी जेनेटिक ऑर्डर हो उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हो। तो यहां पर पीसीआर इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। ए सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। नहीं, यहां पर दोस्तों क्या सीन क्रिएट हो रहा है? न्यूक्लिक एसिड है आपके पास, और न्यूक्लिक एसिड कैसा है दोस्तों? सिंगल स्टैंडर्ड है। कौन सा है? सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड है, और इसको आपने क्या कर दिया? टैग कर दिया। किसके साथ टैग किया है? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। मीनिंग जो भी मॉलिक्यूल आपने यहां पर लिया वो कैसा है? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, और उसको टैग कर दिया, कंबाइन कर दिया किसके साथ? सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इस वाले कॉम्बिनेशन का नेम क्या है? तो दोस्तों इस टाइप का जो भी कॉम्बिनेशन है जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ कौन कंबाइन रहता है? सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, उसको बोला जाता है प्रोब। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया? ए सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज नॉन एज प्रोब। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ए प्रोब इज अलाउड hybridized to its complementary DNA in the clone of cells। यहां पर दोस्तों क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर प्रोब को क्या करते हो? अलाउ करते हो। किसके लिए? हाइब्रिडाइज होने के लिए। किसके साथ? इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। और यहां पर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोन ऑफ सेल्स। तो कौन सा ऐसा मेथड है? फर्स्ट वाला देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे, और इसका ना पूरा इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? एलाइसा, ELISA, एलाइसा। और ये दोस्तों आपको पता भी होना चाहिए कि एलाइसा जो टेस्ट है इसके थ्रू आप एड्स डिजीज है इसका डिटेक्शन कर सकते हो। किसका डिटेक्शन कर सकते हो? एड्स डिजीज के लिए इसका डिटेक्शन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलाइसा टेस्ट किया जाता है। और एलाइसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे। सेकेंड वाली टेक्निक है दोस्तों कौन सा? पीसीआर, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हो। थर्ड वाली टेक्निक है ऑटो रेडियोग्राफी, और फोर्थ वाली टेक्निक है दोस्तों जीन थेरेपी। तो इनमें से जो आपके पास 4 मेथड गिवन है, इन 4 मेथड में से ऐसी कौन सा मेथड है जो क्या करेगा? किसी भी प्रोब को अलाउ करता है हाइब्रिडाइज होने के लिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, और किसमें? इन द क्लोन ऑफ द सेल। तो ये दोस्तों जो टेक्निक है ये कौन सी होती है? ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करती है। प्रॉब्लम नंबर 17। टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इज नोन एज। मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है? किसको डिटेक्ट करने के लिए? म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। और म्यूटेशन को किसमें डिटेक्ट करेगा? जीन में। तो वो वाली कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप इजीली म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हो जीन में? तो वो कौन सी टेक्निक है दोस्तों? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक is based on the principle of एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाइए इस वाले क्वेश्चन के भी। यहां पर आपके पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जो एक्चुअल में किस पर बेस्ड है? उसका प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन उसका प्रिंसिपल होता है। और दोस्तों ये जो टेक्निक होती है इसका नाम क्या है? एलाइसा। और अभी आपको मैंने फुल फॉर्म बताया था, एलाइसा मतलब ELISA की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे। और कौन सी डिजीज के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है? कौन सी डिजीज को इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? एड्स के लिए। इसको एड्स डिजीज है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसके HIV वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एलाइसा जो टेस्ट है इस टेक्निक को यूज किया जाता है।
और इसका मेनली प्रिंसिपल कौन सा है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इसका क्या होता है? मेनली प्रिंसिपल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।